दोस्तों, मैं हूँ राग वर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राग क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का जो हिस्ट्री है उसके सेकेंड चैप्टर राजा, किसान और नगर को। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था। और इसी के बाद कौन सी सभ्यता आई थी, तो वैदिक सभ्यता, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इस चैप्टर में हम वैदिक सभ्यता के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप वीडियो लास्ट तक देखना, जिससे क्या हो आपका एक भी टॉपिक मिस ना हो जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा आपको कोई भी वीडियो हमारा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की कितने वर्षों बाद ये वैदिक सभ्यता आई थी। तो आप देखो, हड़प्पा सभ्यता की लगभग 1500 वर्षों के बाद यह सभ्यता आई थी। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। फिर है ये जो सभ्यता थी ना, ये आर्यों की सभ्यता थी, ठीक है। और इनकी भाषा क्या थी, तो ये संस्कृत बोलते थे, ये संस्कृत भाषा बोलते थे, ठीक है। और ये जो सभ्यता थी ना, इससे वेदों की रचना की। आप देखो, जैसा किसका नाम है वैदिक सभ्यता, तो ये काम क्या की, तो ठीक इसी तरह जैसा किसका नाम है, इसमें वेदों की रचना की गई। तो इसलिए हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। और आप देखो, अगर वैदिक काल को हम बांटे ना, तो इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा, तो पहला हमारा हो जाएगा ऋग्वैदिक काल और दूसरा हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। अब ऋग्वैदिक काल में क्या होगा, तो इसमें ऋग्वेद का निर्माण हुआ होगा, रचना हुआ होगा। और जो उत्तर वैदिक काल है, मतलब और जो 3 वेद बच गए, उसका निर्माण उत्तर वैदिक काल में हुआ होगा। जैसे आपको पता होगा कि टोटल कितने वेद हैं, तो टोटल 4 वेद हैं। और ये नाम आप अच्छे से याद कर लो, मे भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए। तो सबसे पहला ऋग्वैदिक काल में कौन सा वेद बना था, तो ऋग्वेद बना था, ठीक है, इसकी रचना हुई थी। और ये जो उत्तर वैदिक काल है, इसी में बाकी 3 जो वेद होते हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसकी रचना की गई थी। तो ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। फिर आप देखो, ऋग्वेद का काल बहुत अच्छा था। ये जो ऋग्वेद का काल था ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया, जनता हिंदू धर्म से परेशान हो गई। अब आप सोचोगे कि हिंदू धर्म तो इतना अच्छा धर्म है, फिर जनता इससे परेशान कैसे हो गई। और इससे पहले आप एक बात समझ लो कि हिंदू कोई धर्म नहीं होता। यहाँ क्या होता है, हम बोलचाल में बोल देते हैं हिंदू धर्म, लेकिन धर्म क्या है, तो वो सनातन धर्म है, ठीक है। तो जनता क्या है, सनातन धर्म से परेशान हो गई। अब आप पूछोगे क्यों, तो देखो, इसमें बहुत सारी ऐसी प्रथाएं आई जो क्या है, मानवता के भी खिलाफ थी। जैसे जाति प्रथा, मतलब जाति के आधार पर किसी को ऊंच नीच करार देना, किसी के साथ भेदभाव करना, किसी को बहुत अधिकार देना और किसी को बिल्कुल सभी अधिकारों से वंचित कर देना। तो ये सभी जाति प्रथा में देखा जाता है। और आप देखो, ये जो प्रथा थी ना, जाति प्रथा, ये ना ही सिर्फ पहले, अब आप अभी भी देखो ना अपने आसपास, तो ये प्रथा के कुछ आपको लक्षण अपने आसपास अपने माहौल में भी दिख ही जाते हैं। तो जाति प्रथा अभी हमें हटाना इसको बाकी है। फिर है सती प्रथा। ये बहुत बुरी प्रथा थी। इसमें ऐसा किया जाता था ना, अगर किसी महिला का, अगर उसकी जो हस्बैंड होते थे, उनकी अगर मृत्यु हो गई, तो क्या किया जाता था, उनकी चिता के आग में उस पत्नी को भी क्या कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। तो ये थी सती प्रथा। मतलब ऐसा माना जाता था कि अगर पति ना रहे तो क्या है, पत्नी का कोई वजूद नहीं है, उसे जीने का अधिकार नहीं है। तो ये हमारा सती प्रथा था और ये बहुत ही बुरी प्रथा थी। और कोई भी क्या होगा, ऐसी प्रथा मानना नहीं चाहेगा, इसलिए लोग हमारे हिंदू धर्म से परेशान हो गए। फिर है विधवा पुनर्विवाह पर रोक। आप देखो, पहले क्या होता था कि बाल विवाह होता था, मतलब छोटे छोटे बच्चियों का शादी कर दिया जाता था, बच्चों का शादी कर दिया जाता था। अब ऐसे में क्या होता था, अगर किसी दुर्घटनावश किसी की मृत्यु हो गई, किसी बच्चे के हस्बैंड की मृत्यु हो गई, तो उसे क्या करना होता था ना, कि दूसरे विवाह करने का अधिकार नहीं था। और इसके साथ ही उस पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिए जाते थे, जो कि क्या है, बहुत गलत है। तो इसी सब कारण से, या फिर कर्मकांड को आप देख लो, ये सब जो भी कारण बनते हैं ना, यही सब कारण था कि क्या हुआ कि जनता जो थी, जो लोग थे, वो उत्तर वैदिक काल से बहुत परेशान थे, हिंदू धर्म से बहुत परेशान थे। और आपको ना कि सिर्फ ये पॉइंट देखना है, समझना है, बल्कि नोट डाउन भी आप करते जाना, जिससे क्या होगा ना, आपको एक बार तो समझ में आ गया मेरे कहने पे, और अगर आप उसे लिख लोगे ना, तो आपको फिर कभी वो आप जिंदगी में उसे भूल ना पाओगे। तो इसलिए क्या करना, नोट डाउन जरूर कर लेना। फिर आप देखो, यहाँ पे जो लिखा गया है ना, प्रिंसेप और प्रियदर्शी, ये डायरेक्ट मैंने हेडिंग आपके
बुक से लिया है, एनसीईआरटी का जो बुक है क्लास 12 का। तो इससे आपको क्या करना है ना कि पढ़ने में आपको आसानी होगी और आप खुद भी देख सकते हो कि कहाँ कहाँ से मैंने ये जो नोट्स है वो बनाया है। आप देखो 1830 के दशक में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। अब ये जेम्स प्रिंसेप कौन थे मैं बता दूं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। और आप ईयर आपसे पूछा जा सकता है तो आप देख लो कि ये 1830 के दशक की मैं बात कर रही हूँ। और इसमें इन्होंने क्या किया था ना, जो ब्राह्मणी लिपि है और जो खरोष्टी लिपि है, इन दोनों का अर्थ निकाला था। जिस लिपियों का उपयोग आरंभिक सिक्कों और अभिलेखों में किया जाता है, मतलब ये जो लिपियां है ना, इसका उपयोग कहाँ पे होता है तो आरंभिक सिक्के, मतलब बहुत पुराने टाइम के जो सिक्के होते थे ना, स्टार्टिंग के सिक्के और जो अभिलेख होते थे उनमें इसका यूज किया जाता था। सिक्कों पर प्रियदर्शी अर्थात मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा होता था। और ये जो सिक्के होते थे ना, आप उसमें देखो प्रियदर्शी, देखो आप प्रियदर्शी ये क्या है, पहले का शब्द है। तो पहले क्या होता था, इतना ज़्यादा लैंग्वेज जो था वो विकसित नहीं हुआ था, तो यहाँ पे प्रियदर्शी बोला गया, लेकिन आप उससे प्रियदर्शी से भी समझ सकते हो। प्रियदर्शी हम ऐसी चीज़ों को बोलते हैं जो देखने में क्या लगे, प्रिय लगे, खूबसूरत लगे, तो वो होता है प्रियदर्शी। तो यहाँ पे क्या है, राजा के जो सुंदर मुख वाले राजा होते हैं, मनोहर मुख वाले राजा, उन्हें प्रियदर्शी बोला गया है। और आप देखो इसमें बहुत जगह राजा का नाम क्या लिखा गया था, तो अशोक भी लिखा गया था। और आप देखो ये जो सिक्के होते थे ना, वो कुछ इस तरह से दिखाई देते थे, ठीक है, तो ये आप देख लो। और ये जो अभिलेख की मैं बात कर रही थी वो इस तरह के होते हैं अभिलेख, जो कि मौर्य शासक अशोक के अभिलेख हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और ये सिक्के। तो ये आपका ये भी क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताऊं कि अभिलेख क्या होता है, हो सकता है आपके क्वेश्चन में आ जाए। तो देखो, ऐसे चिन्ह जो किसी पत्थर, धातु और मिट्टी की कठोर सतह पर बने या खुदे होते थे। मतलब क्या किया जाता था ना, जो पत्थर होते हैं, ताम्र पत्ते होते हैं या फिर मिट्टी के कठोर स्तर होते हैं, उन पर खुदाई करके, आप देखो कितनी मेहनत से ये लिखा जाता था, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और ऐसे कुछ आकृति बना दी जाती थी, और जो इसे ही हम क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। और पुराने ज़माने की जो भी हम क्या कहते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता, उस वक्त हम लोग तो नहीं थे, लेकिन फिर भी हम अगर उसके बारे में अंदाज लगाते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये सब इन अभिलेखों, मोहरों, इन्हीं सब के कारणों से ये मुमकिन हो पाया है। नहीं तो हमें पता ही नहीं होता कि पहले भी क्या थी, कोई सभ्यता थी। तो अभिलेख क्या है, इसलिए इतिहास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह लेते हैं। फिर अगर मैं बात करूं जनपद की, तो ये आपको इस चैप्टर में बहुत जगह इस वर्ड का यूज मिल जाएगा। तो देखो, जनपद मतलब ऐसा भूखंड, यानी ऐसा जगह जहां कोई जन यानी कुल या फिर जनजाति अपना पांव रखती है, अर्थात बस जाती। मतलब आप देखो, कोई जनजाति जहां पे बसने लगे उसे हम जनपद कहते हैं। मतलब आप देखो, ये कुछ वर्षों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मतलब अरसों से अगर वो वहां रहते आ रहे हैं ना, तो वो क्या कहलाएंगे, जनपद कहलाएंगे। इस शब्द का प्रयोग आपको प्रकृति और संस्कृत दोनों ही भाषाओं में मिल जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आपका दोनों क्लियर हो गया। फिर हम बात करते हैं 16 महाजनपद की। तो ये 16 महाजनपद क्या है, आप देखो, इससे पहले की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संबंध को अनेक चीज़ों के विकास के साथ जोड़ा गया। ये जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का टाइम है, समय है, इसको ना बहुत ज़्यादा चीज़ों के विकास के साथ जोड़ा गया था। जैसे किसका विकास, तो राज्य का विकास, नगर का विकास, सिक्का, लोहे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जो भी अन्य विचारधारा है, इन सभी का विकास इसी टाइम में हुआ था। कब, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। फिर आप देखो, इसी काल में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नाम ग्रंथ लिखे, और ये जो धर्मशास्त्र नाम की जो ग्रंथ है ना, इसकी रचना भी इसी काल में हुई थी। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे थे महाजनपद की, ये जो 16 महाजनपद हैं। तो आप देखो, महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। ये जो महाजनपद होते थे, इस पे किसका शासन होता था, तो राजा का शासन होता था। और जो कुछ महाजनपद आपको देखने को मिलेंगे, जैसे वज्जी, ठीक है, यहाँ पे वाजी नहीं होगा, वज्जी होता है, ठीक है, ऐसे वज्जी, कौशल, मगध, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती आदि। और आप देखो, ये जो कुरु वंश है या फिर गांधार वंश है, ये आपको महाभारत में भी आपको देखने को मिल गए होंगे। तो ये आप जानते हो, ये जो महाजनपद होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इस पर राजा शासन करता है।
तो ये हमारा हो गया महाजनपद। लेकिन अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, गण और संघ, ये भी आपको देखने को मिलेंगे ये शब्द। तो इसमें क्या होता है ना, गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। मतलब जिस तरह महाजनपद में क्या होता था, राजा एक होता था, वो शासन करता था। लेकिन अगर हम जहाँ पे गण की बात करें, गण मतलब क्या होता है, समूह, लोगों का समूह। संघ मतलब भी होता है समूह। तो जहाँ पे हम इस शब्द का प्रयोग करेंगे, मतलब क्या कि वहाँ एक समूह शासन करता है, ना कि कोई खास व्यक्ति। समूह को प्रत्येक व्यक्ति ही राजा कहलाता है, और इस समूह का जो भी व्यक्ति होता है सभी राजा ही कहलाते हैं। महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे किले से घेरा जाता था। और ये जो महाजनपद के क्या होते थे, एक राजधानी होती थी जिसे किले से घेर दिया जाता था। जैसे अब क्या होता है ना, हम देखते हैं कि सरहद होता है जो एक देश को बांधता है, उसका बाउंडेशन कर देता है। उसी तरह पहले क्या होता था, जो किले होते थे, राजा के नगर होते थे। ये आप ऐसा मत सोचना कि राजा का किला क्या है, बस मतलब उसका घर जो होता है, महल होता है, वहीं तक सीमित होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसके अंदर ही आपको छोटे छोटे गांव, जो भी राजा की सहायता की चीज़ें होती थी, किसान हो गए, छोटे जमींदार हो गए, नगर, मतलब सारा कुछ उस किले के अंदर ही होता था। मतलब बहुत बड़े एरिया को क्या किया जाता था, घेर दिया जाता था। आप देखो शासकों का काम क्या था, तो वो था किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर अथवा भेंट वसूलने का काम किया जाता था। मतलब ये जो शासक होते थे, इनका क्या काम था, तो जो किसान लोग हो गए या फिर व्यापारी हो गए, शिल्पकार हो गए, सभी से कर यानी जो टैक्स होता था, या फिर वो भेंट के रूप में ही उसे वसूलते थे। मतलब जबरदस्ती नहीं, तो भेंट के रूप में, मतलब लेते वो जरूर थे, ठीक है। और तभी तो वो क्या करेंगे कि उस जगह को, वहाँ पे जो इनका एरिया है, वहाँ पर शासन चालू करेंगे। जैसे आप देखो, अभी भी क्या है हमारे देश में, अभी तो क्या है, लोकतंत्र है, फिर भी हमें टैक्स भरना होता है। और सरकार क्या करती है, हम ही को, मतलब हमारे ही लिए उस जो पूंजी होता है, जो टैक्स होता है, उसका यूज़ करती है। तो पहले भी ठीक इसी तरह से किया जाता था। तो आप देखो, ये जो 16 महाजनपद थे ना, मैंने आपको बताया, जैसे वजी हो गया, मगध, कौशल, कुरु, इसमें सबसे प्रथम क्या है, तो वो मगध था, ठीक है। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड था और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, जिसलिए क्या है कि ये सबसे मतलब मजबूत बन गया है ना। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। टाइम आपको याद रखना है, कब, तो 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो मगध था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद ये पद बन गया। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद है वो कौन बन गया, तो मगध बन गया। कब बना, तो टाइम याद रखना है। आप देखो, ये जो सबसे शक्तिशाली बन गया, मतलब इसके विकास के क्या कारण थे, ये हम देखते हैं। तो आप देखो, इसके विकास के कारण थे कि खेती का तरीका, यहाँ जो खेती का तरीका यूज़ किया जाता था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। फिर यहाँ पे लोहे की खान होते थे। जो यहाँ पे जो मगध कहाँ था, हमारा जो पटना है ना, बिहार की राजधानी, वहीं पे मगध मतलब उसे पहले बोला जाता था। तो यहाँ पे लोहे के खान होते थे। जंगली क्षेत्रों में हाथी पाया जाता था, और जो जंगली क्षेत्र होते थे ना, वहाँ पे हाथी पाया जाता था, ठीक है। जिस कारण ये और समृद्ध हो गया, शक्तिशाली हो गया। गंगा और इसकी सहायक नदी, आप देखो क्या है, पटना में गंगा नदी बहती है। तो ये जो गंगा और उसकी सहायक नदियाँ हो गई ना, ये क्या करती है ना, इसके यहाँ के क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है, जिस कारण ये और शक्तिशाली बन गया। फिर है आवागमन की व्यवस्था, और यहाँ पे क्या है, इतना अच्छा ये जगह था जहाँ से क्या है, जो भी व्यापार होते थे उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल ये था, जिस सभी कारण से मिला कि क्या है कि मगध सबसे शक्तिशाली बन गया। लेकिन बौद्ध और जैन के लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीति को बताया। ये सब तो क्या हो गया कि आर्थिक कारण या फिर वहाँ का जो क्षेत्रीय कारण है, ये सब हो गया। लेकिन जो बौद्ध के जो लेखक हो गए या फिर जो जैन धर्म के लेखक है, वो मानते हैं ना कि इसकी महत्ता जो है, इसकी जो विशेषता है वो है कि विभिन्न शासकों की नीति, वहाँ पे आप देखो बहुत ही अच्छे शासकों ने क्या किया, शासन व्यवस्था चलाई। तो उनकी नीतियाँ इतनी बेहतर थी ना, इसलिए ये मानते हैं कि ये जो इसकी महत्ता का कारण है, ये इनकी नीतियाँ ही है, ना कि ये सारे जो। अब आप देखो, लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे। जो लेखक है ना, उनके अनुसार जो बिंबिसार हो गए, अजातशत्रु हो गए और जो महापद्मानंद,
ये जो प्रसिद्ध राजा है ना, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुद के लिए काम करते थे, अपने हित के लिए अपने को ज़्यादा महत्व देते थे। इनके मंत्री नीतियों को लागू करते थे, और इनकी जो नीतियाँ होती थी ना, वो कौन लागू करता था? तो इनके मंत्री लागू करते थे, ना कि ये राजा। शुरुआत में इनकी राजधानी राजगाह यानी राजगीर थी। अब का राजगीर जो है ना, वो इनकी राजधानी थी। किनकी? तो मगध के लोगों की, ठीक है, मगध की, जिसका अर्थ क्या होता है? राजाओं का घर। राजगाह मतलब होता है जैसे राजगृह हो गया ना, मतलब राजा का घर, तो उसी तरह राजगीर, ठीक है। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व पाटलिपुत्र को इसकी राजधानी बनाई गई थी, और जो मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, वही जो पटना है हमारा। तो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व इसको इसकी राजधानी बना गई थी। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रारंभ में मगध की राजधानी कौन थी? तो ध्यान रखना है कि अगर प्रारंभ में पूछ रहा है यानी शुरुआत में, तो शुरुआत में कौन हो जाएगा? तो राजगीर हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं? गलत कर लेते हैं, तो ये आपके लिए है। और ये जो बाद में इसकी राजधानी बना दी गई, तो ये पाटलिपुत्रा यानी पटना को इसकी राजधानी बना दी गई थी। अब हम बात करते हैं एक आरंभिक साम्राज्य की। तो आप देखो, मगध के विकास के साथ ही मौर्य वंश का उदय हुआ। ये जो मगध के विकास की हम बात कर रहे हैं ना, इसके साथ ही क्या हुआ था कि मौर्य वंश का उदय हुआ था। आपको पता होगा कि जो नंद वंश के अंतिम शासक थे कौन? तो घनानंद। घनानंद ये कौन थे? तो ये थे नंद वंश के अंतिम शासक, और इन्हीं को हराकर जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, वो क्या किए थे? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। और इनके गुरु के नाम बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना, इनके जो गुरु थे ना, वो चाणक्य थे। चाणक्य का 2-3 नाम है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। तो अलग अलग नामों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप देख लो कि ये तीनों नाम एक ही इंसान के हैं, जो क्या थे कि मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, उनके गुरु थे, बाद में मंत्री बन गए, ठीक है। और इनकी एक रचना के बारे में भी पूछा जाता है, जो कि थी अर्थशास्त्र। और आप देखो, इसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें अर्थशास्त्र के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, बल्कि राजनीति के बारे में लिखा गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए था। अब आप देखो, इसका जो फैलाव था, यानी ये जो मौर्य वंश था, इसका फैलाव कहाँ था? तो पश्चिमोत्तर से अफगानिस्तान और बालूचिस्तान तक फैला था। ये पश्चिम उत्तर साइड में अफगानिस्तान से लेकर बालूचिस्तान तक फैला हुआ था। इसके पुत्र अशोक जो आधुनिक भारत के सुप्रसिद्ध शासक माने जाते हैं, और उनके जो पौत्र थे, है ना, पुत्र नहीं पौत्र यानी पोते, ठीक है, इनके जो पौत्र थे वो कौन थे? तो अशोक थे। तो आपको अशोक के बारे में पता होगा कि ये बहुत ही बड़े सम्राट थे, और अशोक ने कलिंग का युद्ध जीता था, और ये कलिंग का युद्ध बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और कलिंग किसका पुराना नाम है? तो मैं बता दूं, जो आधुनिक उड़ीसा है ना, उसे ही हम पहले कलिंग कहते थे, और ये थे अशोक ने ही इस युद्ध को जीता था। फिर हम बात करते हैं, इसकी राजधानी भी पाटलिपुत्रा ही थी, और ये जो मौर्य वंश था ना, इसकी भी राजधानी कहाँ थी? तो ये पाटलिपुत्रा ही इसकी राजधानी थी। फिर आप देखो, मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत, मतलब कौन कौन चीजें ऐसी है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिससे क्या हो, हमें मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। तो ये हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है? पुरातत्विक प्रमाण, यानी जो पुरातत्व के प्रमाण मिले हैं ना, वो इसकी जानकारी हमें देते हैं। फिर है विशेष मूर्ति कला। आप देखो, अशोक के समय मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में सिक्के में भी दिखाया कि किस तरह अशोक के चेहरे को सिक्के पे दिखाया जाता था, और यहाँ पे ना बहुत विशेष प्रकार की मूर्ति कला भी थी, जो क्या करता है कि इसे खास बनाता है। फिर आप देखो, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज का लिखा विवरण। जो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज थे ना, उन्होंने भी अपने बुक में अपने जो उन्होंने लेखन किया है, उसमें इसके बारे में बहुत ही अच्छे से लिखा था। फिर आप देखो, पौराणिक ग्रंथ, जो कि पौराणिक ग्रंथ है ना, जैन धर्म के आप ले लो, बौद्ध धर्म के ले लो, इन सभी में भी आपको मौर्य वंश का वर्णन मिल जाता है। संस्कृत वाङ्मय, इसमें भी आपको मिल जाएगा। फिर है साथ ही पत्थरों और स्तंभों पर बने स्रोत। अशोक स्तंभ का नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस स्तंभ है। और फिर ये क्या है ना, ये सारी जो चीज़ें हैं, स्तंभ है, पत्थर है, ये सब मौर्य वंश के बारे में हमें बतलाती है।
अशोक के बारे में आप देख लो कि अशोक पहला सम्राट है जिसने अपने अधिकार और प्रजा के लिए अपने संदेश को प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। मतलब इस तरह का पहला शासक कौन था? अशोक था, जिन्होंने क्या किया ना, जो भी उनके अधिकार थे और जो प्रजा के लिए वो संदेश देना चाहते थे, मतलब प्रजा को जो कुछ बताना चाहते थे, सिखाना चाहते थे, उन्होंने क्या किया ना, उसे प्राकृतिक पत्थरों पर और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर उसे खुदवा कर लिखवाया, ताकि क्या हो कि जनता, मतलब हर जगह उनकी बात पहुंचे जनता के बीच में, इसलिए उन्होंने ये काम किया था। फिर आप देखो धम्म, इसके संस्थापक भी कौन है? अशोक ही है। ये एक विचारधारा थी, एक आप देख लो बहुत अच्छी चीजें इसमें रखा गया था धम्म को, ये एक धर्म की तरह था, ठीक है। इसके संस्थापक कौन है? तो अशोक है। और इसके नियम बहुत आसान थे, और इससे जो नियम थे ना ये बहुत आसान थे। जैसे क्या था? बड़ों का आदर करना, ये भारत की सभ्यता में शामिल है। भारत के लोग क्या करते हैं कि अपने बड़ों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। सन्यासों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, ये जो सन्यासी होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं और जो ब्राह्मण होते हैं, उनके प्रति उदारता, प्यार, सम्मान, ये सब रखना, तो ये भी हम रखते हैं। दूसरों के धर्म और परंपरा का आदर, और आप देखो कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमें क्या करना है, ये हम मानते हैं कि मेरा धर्म क्या है? अच्छा है, लेकिन आप ये ना करो कि आप क्या करो, अपने धर्म को अच्छा दिखाने के लिए दूसरों के धर्म को क्या करो, नीचा दिखाना स्टार्ट कर दो। तो ये बहुत गलत बात है, और अशोक ने भी यही कहा था, जो सम्राट अशोक है उन्होंने इस परंपरा को कहा था कि आप क्या करो कि आप दूसरों के धर्म और परंपराओं का भी आदर करो। तो ये कुछ रूल क्या थे? धम्म में थे, और ये लोगों को बहुत पसंद भी आते क्योंकि बहुत आसान सरल नियम थे, इस कारण ये क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, ठीक है। अब आप देखो ये जो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन है, आप देखो जो इसके 5 केंद्र है ना, प्रमुख राजनीतिक केंद्र, वो है पहला इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, ठीक है। पहला इसके राजनीतिक केंद्र क्या थे? तो जो इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, फिर तक्षशिला, उज्जैनी, तोसिल एवं स्वर्णगिरी प्रांत है। स्वर्णगिरी कहाँ है? तो स्वर्णगिरी का मतलब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो स्वर्णगिरी मतलब सोने का पहाड़, जो कि कर्नाटका में है। तो ये था, और पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसिल, ये 5 आपको केंद्र क्या करने हैं ना, अच्छे से याद रखने हैं, क्या हो मे भी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाए। फिर है आवागमन के लिए नदियों के साथ साथ भूमि मार्ग भी था, और आवागमन यानी जो आने जाने के जो साधन थे उसमें ना ही सिर्फ भूमि का उपयोग किया जाता था बल्कि नदियों का भी यूज किया जाता था। तो आप देखो उस वक्त भी क्या थे, जल मार्ग थे। फिर हम बात करते हैं दक्षिण के राजा और सरदार के बारे में, कि दक्षिण भारत में आप देखो पहले कि दक्षिण भारत में कौन कौन सी जगह आते, तो तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, आंध्रा हो गया, ये सब जगह दक्षिण भारत में आता है। तो इसके कुछ हिस्सों में चोल, चेर, पांड्य जैसे सरदारों का उदय हुआ। आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ये यहाँ पे नाम याद रखो कि चोल, चेर और पांड्य ये सरदार कहाँ पे थे? तो दक्षिण भारत में थे। ये राज्य समृद्ध और अस्थायी सिद्ध हुए, और ये जो राज्य थे ना ये समृद्ध थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे, इनके पास किसी भी चीज़ों की कमी नहीं थी। और अस्थायी मतलब ये नहीं कि ये कुछ टाइम तक की चले फिर समाप्त हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये अस्थायी सिद्ध हुए, मतलब बहुत ही लंबे टाइम तक ये जो सरदार थे, चोल, चेर, पांड्य, ये सभी वहाँ पे थे। तो ये आपका था दक्षिण भारत के राजा और सरदार के बारे में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सरदार क्या होता है ना। तो सबसे पहले आप सरदार को देखो कि सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है ना। इसके समर्थक इसी के खानदान के लोग होते हैं, और इसके जो समर्थक होते हैं, जैसे राजा क्या हो गया, इसके समर्थक सिर्फ इसके खानदान के लोग तो नहीं होते हैं, इसकी प्रजा, इनकी जनता भी इनके समर्थन होते हैं। लेकिन ये जो सरदार होते हैं ना, इनके समर्थन सिर्फ इन्हीं के परिवार के, खानदान के लोग होते हैं। और इनका क्या कार्य होता है ना कि ये विशेष अनुष्ठान का संचालन करते हैं, जैसे पूजा हो गया, यज्ञ हो गया, इस तरह के जो विशेष अनुष्ठान होते थे इनका संचालन कौन करता था? तो सरदार लोग करते थे। युद्ध का नेतृत्व, अगर युद्ध करना होता था किसी से तो इसका नेतृत्व भी ये सरदार ही करते थे। विवादों को सुलझाने में भी इनका काम होता था। ये जो भी इनके क्षेत्र में, जो भी इनका क्षेत्र था ना, एरिया था, वहाँ पे अगर कोई भी विवाद आ जाए, कोई भी बात आ जाए, तो उससे सुलझाने का काम भी यही करते थे। आप देखो जहाँ पे राजा कर वसूलता था, मतलब राजा का क्या काम था? कर वसूलना। वहीं सरदार अपने अधीन से भेंट लिया करते थे। ये क्या करते थे? जो इनके अधीन लोग थे, ठीक है, जो इनकी प्रजा थी,
ये उनसे भेंट यानी गिफ्ट लिया करते थे और उसे अपने समर्थकों में बांट देते थे, और उस गिफ्ट को लेकर मतलब प्रजा से गिफ्ट लिया और जो इनके समर्थक हो गए, खानदान के लोग हो गए, उनमें ये चीज़ों को वो बांट दिया करते थे। तमिल संगम ग्रंथों में इनका वर्णन मिलता है, और जो ये जो सरदार थे ना, इनका वर्णन आपको तमिल संगम जो ग्रंथ है ना, उनमें आपको पढ़ने को मिल जाएगा। राजा लंबी दूरी से व्यापार के राजस्व जुटाते थे। राजा का क्या काम था ना, ये जो लंबी दूरी से व्यापार किए जाते थे, मतलब आप देखो पहले के भी जो व्यापार होते थे ना, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो आसपास के इलाकों से क्या करे, व्यापार करके रह जाए। मैंने आपको जो लास्ट चैप्टर हमारा था हड़प्पा सभ्यता, उसमें भी आपको बताया था। आप देखो ये कितनी पुरानी सभ्यता थी, उस वक्त भी वो विदेशों से भी व्यापार करते थे, तो ये तो उसके बाद आई थी। तो इस वक्त भी क्या था कि व्यापार जो बहुत लंबी दूरी तक किया जाता था, उसका राजस्व कौन लेता था, तो राजा लेता था। इनमें कौन राजा आते हैं, तो सातवाहन राजा इनमें शामिल थे, ठीक है। और सातवाहन राजा के बारे में जब हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ डिटेल में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आप देखो दैविक राजा। दैविक मतलब क्या होता है ना, आपने सुना होगा दैविक शब्द का बहुत बार उपयोग। तो दैविक मतलब जो देवी देवता से जोड़ा जाता है इस शब्द को। आप देखो देवी देवता की पूजा द्वारा राजा उच्च स्थिति हासिल करते थे। राजा क्या चाहते थे, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए वो देवी देवताओं की पूजा करते थे। उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मार्ट के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशाल मूर्ति स्थापित की थी। आप देखो ये जो राजा होते थे ना, वो अपने को क्या करते थे कि देव तुल्य दिखाना चाहते थे। मतलब क्या है कि मैं भगवान के समान हूँ। तो ये किनका कहना था, तो उस वक्त के राजा का कहना था। और जो मथुरा के पास एक माट जगह का नाम है, ठीक है, वहाँ पे एक देवस्थान है, वहाँ पे आपको कुषाण शासक की विशाल मूर्ति स्थापित दिखेगी। तो ये क्या है कि वो दिखाना चाहते थे कि वो क्या है कि भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हैं, या फिर मतलब अपने आप को भगवान के तुल्य देव तुल्य बताना चाहते थे, इसलिए तो वो मूर्तियों की स्थापना करते थे। इन मूर्तियों के माध्यम से राजा खुद को देव तुल्य पेश करते थे। मतलब क्या है कि मैं बहुत मतलब मैं भगवान की तरह हूँ, तुम लोग। अब आप देखो गुप्त साम्राज्य। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो गुप्त साम्राज्य की विशेषता थी उस बारे में हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो इसका टाइम क्या था, तो चौथी शताब्दी ईस्वी में इसका टाइम था। मतलब इसके आसपास से ये साम्राज्य क्या हुआ था, उभर के सामने आया था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को कि इनका इतिहास साहित्य अभिलेखों और सिक्कों के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो गुप्त साम्राज्य है ना, कि इनका सबसे बड़ा जो मतलब महत्वपूर्ण योगदान है वो आपको दिखेगा या तो अभिलेखों में दिखेगा, साहित्यों में दिखेगा, या फिर सिक्कों में इसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इनका इतिहास आप देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, साहित्य, अभिलेख, सिक्कों और प्रयाग प्रशस्ति की रचना। इसके कारण भी क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए थे। और जो ये प्रयाग प्रशस्ति है, ये क्या थी, अब का जो इलाहाबाद है ना, प्रयाग जो है यानी अब का इलाहाबाद, इसकी जो रचना की गई थी, इसके बारे में गुप्त साम्राज्य में आपको बहुत अच्छे से जानने को मिलता है। इस विषय में समुद्रगुप्त के दरबार के राजकवि हरिसेन ने संस्कृत भाषा में लिखा है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, इसलिए मैंने आपको हाईलाइट करके आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये सारा फिर से रिपीट कर रही हूँ कि कॉपी में नोट डाउन जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो देखो इस विषय में क्या है कि समुद्रगुप्त के जो दरबार के राजकवि थे, उन्होंने अपनी एक संस्कृत भाषा में एक रचना की थी, हरिसेन, उसमें इन्होंने लिखा है। फिर हम बात करते हैं जनता के बीच राजा की छवि। मतलब जनता क्या सोचती थी राजा के बारे में, तो ये हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखो यहाँ पे एक स्टोरी भी आपको बुक में दिया गया है कि क्या था, एक राजा था जो सोचते थे कि क्या है कि मेरी जनता मेरे बारे में क्या सोचती है, इस कारण वो भेष बदलकर जनता के बीच में गए थे। लेकिन वहाँ पे जाके उनको निराशा हाथ लगी थी। मतलब जनता क्या थी, उनसे परेशान थी, त्रस्त थी, और जनता मतलब बोलती थी कि हमारा शासक अच्छा नहीं है। तो उनको ये बात जान के बहुत शौक हो गए थे वो। तो ये आपके चैप्टर में दिया गया है। आप देखो हालांकि इसके लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। ये जो टाइम है ना, ये जो जनता के बीच राजा की छवि है, इसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं, क्योंकि आप देखो राजा क्या था,
बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था। अब उसके खिलाफ अगर कोई बात लिख दिए या कोई, तो उसके खिलाफ राजा एक्शन लेते। तो इस कारण क्या है, कोई भी ऐसा रिस्क तो नहीं लेना चाहेगा जिस कारण राजा के बारे में आपको नहीं देखने को मिलता है। अतः इतिहासकारों ने इसका पता जातक कहानियों द्वारा लगाने की कोशिश की। अब राजा के खिलाफ कोई लिखेगा तो नहीं, लेकिन क्या है, बात तो कर सकते हैं हम। तो पहले जातक कहानियां मतलब ऐसी कहानियां जो क्या होती थी कि मतलब जो दादा दादी होते वो अपने बच्चों को बताते हैं, फिर वो उनके बच्चे को, मतलब इस तरह ऐसी कहानियां जो मतलब क्या है कि बोल बोल के ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचा दी जाती थी। तो ये कहानियां मौखिक थी और बाद में इसे पाली भाषा में लिख दिया गया था। वही कहानी जो मैंने आपको बुक में आप बताया अभी, ठीक है। तो राजा की छवि कैसी थी, और ये जो जातक कहानियां थी ना, वो उसमें प्रजा के दुख के बारे में बताया गया। मतलब राजा से जनता बहुत दुखी थी। वो क्या करते थे कि जनता की जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी उसको पूरा नहीं कर पाते थे राजा, जिस कारण जनता क्या थी, त्रस्त थी, परेशान थी। तो ये थी जनता के बीच राजा की छवि। फिर हम पढ़ते हैं कि उपज बढ़ाने के तरीके। मतलब ये तो हमने पढ़ लिया। अब आप यहाँ पे आपकी बुक में आपको मिलेगा कि उपज बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं। तो सबसे पहले था हल का प्रचलन। हल का जो यूज़ होता था ना, उससे उपज के जो तरीके, आप देखो इसमें उपज बढ़ाने के तरीके हालांकि लिखा गया है ऊपर का टॉपिक का नाम, लेकिन इसमें हम उपज बढ़ाने के तरीके नहीं बल्कि उपजाने के तरीके को ही देखेंगे। तो इसमें क्या था, हल का प्रचलन था। वर्षा वाले क्षेत्रों में लोहे की फाल वाले हल का उपयोग किया जाता। अब आप सोचोगे कि लोहे की फाल वाले हल कैसे होते, तो यहाँ मैंने पिक्चर भी लगाया है, आप देख रहे हो। ये जो पोर्शन है ना यहाँ पे, ये लोहे का होता था, ठीक है। और जिस कारण खुदने में क्या होता था, आसानी होती थी। जिस कारण क्या था कि यहाँ की जो भूमि थी वो बहुत उपजाऊ थी। ऐसा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा कावेरी की घाटियों में होता था। और ये जो हल का उपयोग कहाँ पे होता था, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व गंगा और कावेरी की जो घाटियाँ थी वहाँ पे इसका यूज़ होता था। और वही लोहे के फाल वाले हल का उपयोग होता था। और ये जो फाल वाले लोहे के फाल वाले हल है ना, इसका उपयोग आप देखो पंजाब, राजस्थान आदि जगहों पे 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ। मतलब देखो कितना ज़्यादा टाइम का गैपिंग है। मतलब यहाँ पे 6ठी शताब्दी से पूर्व में ही इसका स्टार्टिंग हो गया था, लेकिन जो पंजाब राजस्थान जैसे जगह हो गए, वहाँ पे जाते जाते उसे 20वीं शताब्दी का टाइम लेना पड़ा। तथा पर्वतीय इलाकों में कुदाल का उपयोग होता था। और जो पर्वत के जगह थे, पर्वत वाले जगह, आप देखो पर्वतों पे क्या होता है, खेती करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे क्या किया जाता था ना कि कुदाल का यूज़ होता था, क्योंकि आपको पता है पर्वत बहुत ही हार्ड होता है उसका सरफेस, जिस कारण कुदाल का यूज़ होता था। फिर आप देखो सिंचाई के लिए कुएं, नहर, तालाब आदि का उपयोग होता था। और आप देखो ये जो खेती के तरीके हैं, मुझे नहीं लगता कि अब से ये अलग है। अभी भी इन सभी चीज़ों को आपको देखने को मिल जाती है। ये लोहे के फाल वाले हल, या फिर वर्षा पे निर्भरता, तालाब, नहर, कुएं से सिंचाई। हालांकि अभी थोड़ा डेवलप्ड हो गया है, लेकिन अभी भी ये सब देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इतिहास में था, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। उपज बढ़ाने के भूमिहीनों को लाभ नहीं हुआ। ये जो उपज बढ़ाते हैं ना, इससे क्या हुआ कि भूमिहीनों को लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उपज तो बढ़ा लेंगे लेकिन जमीन होगी तब तो बढ़ाएंगे। मतलब जिनके पास जमीन है वो तो अपना उपज बढ़ा लिए, लेकिन जिनके पास जमीन ही नहीं है वो दूसरों के मतलब जो जमीन है वहाँ पे काम करते हैं, जो भूमिहीन है वो, उनको तो लाभ नहीं मिल पाएगा। जहाँ बड़े जमींदार, ग्राम प्रधान और ताकतवर लोग होते हैं, वहीं छोटे जहाँ जमींदार जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं। मतलब वो गांव के प्रधान होते हैं, बड़े जमींदार। आप देखो वो जमींदार है, उसके पास बहुत पैसा है, तो लोग क्या करेंगे, उसकी बातों को तो सुनेंगे ही, जिस कारण वो गांवों का प्रधान होता था। और वो ताकतवर भी होगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे समाज में क्या होता है, जिसके पास जितना अधिक धन है वो उतना ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है, ताकतवर माना जाता है। तो ये बात है। फिर जो छोटे किसान थे ना, वो कमज़ोर थे, भूमिहीन थे और गरीब थे। ये अभी भी है। जो छोटे किसान होते हैं वो क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं, है ना, भूमिहीन होते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास भूमि तो नहीं होती है, तो वो दूसरों के खेत में क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। फिर वो गरीब भी होते हैं। तो ये सब थे कि जो भी समस्याएं थी ग्रामीण समाज में, भिन्नताएं आप देखो कि किस तरह 2 वर्गों में बांट दिया गया था। और आप अगर विभाजन की बात करो ना, तो आपको ये आज नहीं देखने को मिलता है। मतलब सिर्फ आज ही नहीं देखने को मिलता है, बल्कि क्या है कि पहले भी, आप हड़प्पा सभ्यता में भी मैंने आपको बताया था कि सबों
को देखने से पता चलता है कि उस समाज में भी क्या थी, विभिन्नताएं थी। फिर आप वैदिक सभ्यता में देखो, यहाँ भी विभिन्नता है। तो ये जो विभाजन था ना समाज का, ये आपको सभी सभ्यता में नजर आएगी। प्रधान का पद प्राय वंशानुगत होता था, और ये जो गांव के प्रधान होते थे ना, गांव प्रधान, इनका जो पद होता था ना वो वंशानुगत होता था। मतलब जो जमींदार है वो अभी इस पद पर है, फिर उनका बेटा काम करेगा, फिर उसका बेटा काम करेगा। मतलब ये वंशानुगत ही चलते रहता है, मतलब एक वंश पूरा इस पे शासन चलाता है। तो ये था आपको, अब आप इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेना। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए और इसी तरह पढ़ते रहेगा। बाय बाय, टेक केयर।